Hi everyone, my name is Harshita and I welcome you on the Mentors YouTube channel. तो गाइस आज के इस सेशन में हम DSSB PGT केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज. नाउ सिर्फ सॉल्यूशंस डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, कौन से सब टॉपिक से है और इस तरह के किस तरह और ऐसे इससे रिलेटेड और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. तो सॉल्यूशन प्लस हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन भी करेंगे सो दैट अगर आपके पास सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक से तो आपको पता हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में. अब एग्ज़ाम जो है DSSB PGT केमिस्ट्री का, अगर आप उसको सिंसियरली पढ़ के क्रैक करना चाहते हो देन वी हैव लॉन्च्ड अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स फॉर यू. 5 का पंच कोर्स. 5 का पंच क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसके 5 टॉप फीचर्स हैं कि इसमें 300+ लेक्चर्स हैं, चैप्टर वाइज सॉल्व क्वेश्चन बैंक है, 3 लेवल टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल 36 टेस्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस हैं और नोट्स भी हैं थ्योरेटिकल टॉपिक्स के. आप सब ये सब जब है फीचर्स आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द प्राइस, राइट? तो प्राइस बहुत अफोर्डेबल है सो दैट हर स्टूडेंट जो प्रिपेयर करना चाहता है वो बाय कर सके. कोर्स और टेस्ट सीरीज का जो कंप्लीट कॉम्बो है वो 3000 रुपीज़ का है, जिसपे TM10 को अगर आप कूपन कोड आप अप्लाई कर दोगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपीज़ में फाइनली अवेलेबल हो जाएगा. और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, अगर आप कंप्लीट कोर्स नहीं लेना चाहते, वो भी एक ऑप्शन है. 1500 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज है तो आप TM10 कोड यूज़ करके 1350 में आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज. कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे फॉर मोर क्वेरीज और ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं. कोई भी अगर डाउट हो तो ये गिवन नंबर है स्क्रीन पर, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो. नाउ शुरू करते हैं हम लोग. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर. फॉर सोल्यूट्स शोइंग एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई इज. तो वांट ऑफ फैक्टर देखो कौन सी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये किस टॉपिक से है क्वेश्चन. लेट अस डिस्कस द टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन. तो गाइज ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का है ये क्वेश्चन. सो दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज. नाउ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर के बारे में. वांट ऑफ फैक्टर हम कब पढ़ते हैं? जब हम पढ़ते हैं सोल्यूट्स शोइंग एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन. तो गाइज एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? ऐसे सोल्यूट्स जो कि सॉल्यूशन में जाके मिलकर या तो डाइमर बना लेते हैं या ट्राइमर बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो बेंजोइक एसिड, सो C6H5COOH, अगर आप इसको बेंजीन में एज अ सॉल्वेंट लोगे तो ये जो बेंजोइक एसिड है, दो मॉलिक्यूल्स मिलके सिंगल सिंगल ये क्या बना देंगे? ट्राइमर बना देंगे. तो 2 मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन टू फॉर्म ट्राइमर. तो सपोज आपने 1 मोल बेंजोइक एसिड ऐड किया तो कितना मिलेगा? तो ट्राइमर कितना मिलेगा? क्योंकि इसके 2 मोल से अगर इसका 1 मोल मिल रहा है तो 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड से 0.5 मोल्स ट्राइमर मिलेगा. वी आर गोइंग टू गेट 0.5 मोल्स ऑफ द ट्राइमर. तो बेसिकली जो आपने क्या किया, जो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप तो सोच रहे हो कि 1 मोल आपने सोल्यूशन में ऐड किया है, बट है कितना सॉल्यूशन में? 0.5 मोल पार्टिकल्स ही हैं. क्यों? क्योंकि डाइमराइजेशन हो गई है. सो ऐसे केसेस में इसे बोलते हैं एसोसिएशन. और एसोसिएशन के केसेस में जो आई होता है वो होता है लेस देन 1. जो वांट ऑफ फैक्टर होता है ऐसे केसेस में वो होता है लेस देन 1. आई होप ये क्लियर होगा. बहुत ही सिंपल पॉइंट है. इसी तरह से ही जो सोल्यूट्स डिसोसिएशन दिखाते हैं, राइट? डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है? डिसोसिएशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल NaCl, आपने 1 मोल NaCl अगर वाटर में डाला तो आपने तो सोचा आपने 1 मोल पार्टिकल्स डाले हैं, बट वाटर में ये क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए और 1 मोल क्या मिल गया? Na+ मिल गया, 1 मोल Cl- मिल गया. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं बार बार क्या वर्ड यूज कर रही हूँ? पार्टिकल्स. कितने हो गए सोल्यूशन में? 2 मोल पार्टिकल्स हो गए यार सोल्यूशन में. तो 2 मोल अगर पार्टिकल्स हो गए सोल्यूशन में तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है सोल्यूशन में, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी हाई आएगी. आई जो है इन केसेस में क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, राइट? तो डिसोसिएशन के केस में आई ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के केसेस में आई लेस देन 1, और ऐसे सोल्यूट्स जो कि ना ही एसोसिएट होते हैं ना ही डिसोसिएट होते हैं, आई जो होगा उस केस में 1 होगा, राइट? तो ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है और क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन है. इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको
बिल्कुल भी कोई बीएससी एमएससी लेवल की नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ क्लास 12th की अगर आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ी हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है गाइस। आपको मेरी बैकग्राउंड में जो है ना काफ़ी सारे पटाखों जैसी आवाज़ आ रही होगी, क्रैकर्स जैसी, बिकॉज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये 22 को कर रही हूँ, 22 जनवरी को कर रही हूँ, और आज ही राम मंदिर इनॉग्रेशन हुआ है, तो इस वजह से देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल बर्निंग क्रैकर्स, तो प्लीज़ बियर विद द वॉइस, ओके, ठीक है। चलिए तो आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड। ऐसा सिस्टम जो कि एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स। सो क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। क्वेश्चन कहाँ से है? इट इज़ फ्रॉम द टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम जब शुरू में पढ़ते हैं तो तीन तरह के सिस्टम्स पढ़ते हैं। एक होते हैं ओपन सिस्टम्स, नेक्स्ट होते हैं क्लोज्ड सिस्टम्स, और होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम्स। अब क्या होता है, ओपन सिस्टम जो होते हैं वो मैटर भी सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और एनर्जी भी। जो क्लोज सिस्टम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, मैटर नहीं, राइट। और आइसोलेटेड सिस्टम्स ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं और ना ही मैटर। तो दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोज सिस्टम। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स, ओके। आपसे पूछा गया है सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स। क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स का क्वेश्चन है, अगेन क्लास 12th की नॉलेज से होने वाला क्वेश्चन है, राइट। क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है, तो क्लास 11th की जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उसमें जो हम पढ़ते हैं वो वाला क्वेश्चन है ये, ओके। सो क्लास 11th की थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, परफेक्ट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये कौन सा, सबसे पहले टॉपिक बता दूं मैं आपको, बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन है ये। क्या है? बेसिक, और इनफैक्ट 11th क्लास में आप इसको पढ़ते हो सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री के नाम से, और उसमें जो हम बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं जो बिल्कुल फाउंडेशन है, बेसिकली ये क्या है, ये फाउंडेशन है केमिस्ट्री की। अगर अपने को ये आती है तो ही हम आगे पूरी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं ना, तो उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आपको क्या बताना था कि इनमें से ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी। फटाफट आपको मैं इनके फॉर्मूला बता देती हूँ। तो मोलैरिटी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके। नाउ मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो मोलैलिटी में जो न्यूमिनेटर है वो सेम है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन डिवाइडेड क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ओके। व्हाट अबाउट नॉर्मैलिटी? नॉर्मैलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, राइट, ठीक है। और जो फॉर्मेलिटी होती है दैट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देख सकते हो कि टेम्परेचर पे कभी नंबर ऑफ मोल्स तो डिपेंड करते नहीं है, राइट। तो कौन सी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स डिपेंड करेंगे? अब टेम्परेचर पर कभी क्या मास डिपेंड करता है? नहीं। टेम्परेचर से पर जो चेंज होती है वो वॉल्यूम चेंज होती है, राइट। तो दैट मीन्स कि मोलैरिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, नॉर्मैलिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, और फॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। हेंस मोलैलिटी इज द टर्म जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं, बस इनके फॉर्मूला पता होने चाहिए थी। बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि आपको क्लियर होना चाहिए। इसका एक डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है द मेंटर्स ऐप पर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो वो कर सकते हो। और ये जो पीडीएफ, ये जो मैं अभी आपको सॉल्व करवा रही हूँ ना क्वेश्चंस, इनकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ पर अवेलेबल होगी? द मेंटर्स ऐप पर एक पीडीएफ सेक्शन होता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं
हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन हिंशलवुड मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर एट लो कंसंट्रेशन इज। नाउ दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल में सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो ये कहाँ का क्वेश्चन है? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये कहाँ से है? दिस इज केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। नाउ लिंडमैन मैकेनिज्म जो होता है ये आप 12th क्लास में नहीं पढ़ते हो, ये आप बीएससी में पढ़ते हो। तो ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है। लिंडमैन मैकेनिज्म होता क्या है? बेसिकली यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कैसे होते हैं उसका एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म जो है वो लिंडमैन मैकेनिज्म है। सपोज मेरे पास एक ए मेरा सबस्ट्रेट है जो पी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लिंडमैन मैकेनिज्म ये ए गिविंग पी कैसे जा रही है, इसका मैकेनिज्म क्या हो गया? लिंडमैन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ये कैसे हो रही है? ये 2 स्टेप्स में हो रही है। सबसे पहले ए जो है कोलाइड करता है ए के साथ, K1 K इनवर्स, ओके, एंड ए स्टार प्लस ए, वेयर ए स्टार इज माई एक्टिवेटेड स्पीशीज भी कह सकते हो, इंटरमीडिएट भी कह सकते हो। और फिर ये ए स्टार जो है देन इट गिव्स पी, इट गिव्स अस पी। तो ये है लिंडमैन मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने मैकेनिज्म लिखा है ये है लिंडमैन मैकेनिज्म। बेसिकली लिंडमैन मैकेनिज्म जो है वो ये बताता है कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस किस तरह से हो रही होंगी उसके लिए प्रपोज किया जाता है ये मैकेनिज्म। अब आपसे तो पूछा गया है कि तो लिंडमैन मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर एट लो कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन जब ए की होगी तब ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का वो आपसे पूछा गया है। तो ये अगर मैं आपको सब टॉपिक बताती हूँ तो ये सब टॉपिक पता है क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म्स है। जिन भी बच्चों ने आईआईटी जैम सीयूईटी की तैयारी की होगी, बीएससी में पढ़ा होगा, उन्होंने ये रिएक्शंस मैकेनिज्म वाला टॉपिक ज़रूर किया होगा, ठीक है। तो कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो देखो कौन से, मुझे यहाँ पे कोई स्लो और फास्ट गिवन नहीं है, तो मुझे कौन से रिएक्शन में प्रोडक्ट मिल रहा है? सेकेंड रिएक्शन में प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जो मेरा रेट होगा वो क्या होगा? K2 इंटू ए स्टार, राइट। बिकॉज यहाँ स्लो और फास्ट मेंशन नहीं है, तो ऐसे केस में हम रेट लॉ कैसे लिखते हैं? जो भी स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिल रहा होता है हम उसके लिए रेट लॉ लिख लेते हैं। इट इज रेट जो होगा वो होगा K2 इंटू ए स्टार। अब प्रॉब्लम ये है कि ए स्टार एक इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट के टर्म्स में तो मैं रेट लॉ नहीं लिख सकती ना। रेट लॉ हमेशा रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए स्टार को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरी टर्म्स से, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट विल आई डू? अब हम पढ़ते हैं 2 टाइप के अप्रोक्सीमेशंस होती हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम अप्लाई करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग d ऑफ ए स्टार बाई डी टी कैसे लिखा जाएगा? इट विल बी K1 A स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, इट वुड बी K1 A स्क्वायर माइनस K इनवर्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं, अगर आपको आता है ना, इफ़ यू नो कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं। माइनस K इनवर्स A स्टार इंटू A, ओके, माइनस K2 A स्टार, ओके। तो दिस वुड बी माई डी ए स्टार बाई डी टी, दिस शुड बी इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो ए स्टार आ जाएगा, इसके बाद बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, ए स्टार को आपको एक तरफ निकालना है। ए स्टार कितना आ जाएगा? इट विल कम आउट टू बी K1 A स्क्वायर अपॉन K इनवर्स A प्लस K2। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आपने K जो है ना, बेसिकली व्हाट हैव यू डन, यू हैव एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। क्योंकि ए स्टार एक इंटरमीडिएट है तो इस पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाई जा सकती है, और ए स्टार की जो हमने वैल्यू है वी हैव फाइंड इट आउट इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल्स। हमने उसको अदर वेरिएबल्स की टर्म्स में यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को पुट करेंगे K2 इंटू ए स्टार वाले एक्सप्रेशन में। तो जो रेट होगा दैट वुड बी K2 इंटू ए स्टार जैसे हमने लिखा था, और ए स्टार की वैल्यू हमने अभी निकाली है, इट इज K2 K1 A स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय K इनवर्स A, ओके, प्लस K2। तो दिस वुड बी माई रेट, ओके। नाउ अब हमें क्या यूज करना है? जो कंडीशन गिवन है, तो ये मेरा रेट हुआ। कंडीशन क्या आपको गिवन है? लो कंसंट्रेशन। जब मेरे पास कंसंट्रेशन ए की कम है
तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो जब मेरे पास ए की कंसंट्रेशन, अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एक केस आपसे पूछा गया, एक केस मैं आपको और बताने वाली हूँ। तो अगर मेरी ए की कंसंट्रेशन क्या है, लेस है, तो क्या होगा, के इनवर्स ए तो और छोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब मैं एक छोटे नंबर से के इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो फर्दर स्मॉल हो जाएगा। तो के इनवर्स ए को मैं क्या कर सकती हूँ, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज लेस, जो के इनवर्स ए है ना, उसको इग्नोर किया जा सकता है इन फ्रंट ऑफ के टू। ठीक है, तो के इनवर्स ए कैन बी कंसीडर्ड एज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू के टू, है ना, मैं के टू के कंपैरिजन में इट वुड बी कंसीडर्ड लेस। और वहीं अगर क्या हो, इसका दूसरा केस क्या है कि अगर ए की कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो, तो हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा, के इनवर्स ए की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इन दैट केस रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इन दैट केस के इनवर्स ए वुड बी वेरी वेरी लार्जर देन के टू, और मैं के टू को इग्नोर कर सकती हूँ इन फ्रंट ऑफ के इनवर्स ए। तो इसका मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ ए पे ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएंगे, देखेंगे। तो जो रेट का एक्सप्रेशन है एट लो कंसंट्रेशन ऑफ ए, इट विल बिकम के टू के वन ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय के टू। तो के टू से के टू कैंसिल हो जाएगा, एंड के वन ए स्क्वायर, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू ए जो रेट है, तो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ए जो रेट लॉ में ऑर्डर आया वो कितना आया, टू। तो यही आपका क्वेश्चन था कि एट लो कंसंट्रेशन व्हाट इज द ऑर्डर, तो द ऑर्डर कम्स आउट टू बी टू बिकॉज ए की पावर टू आई। व्हाट अबाउट हाई कंसंट्रेशन, जब हाई कंसंट्रेशन होगी तब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, तब मैं के इनवर्स से क्योंकि ज़्यादा है तो मैं के टू को इग्नोर कर दूंगी, तो इट वुड बी के टू के वन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इनवर्स ए। तो एक ए से जो ए है ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट विल यू बी लेफ्ट विथ, यू विल बी लेफ्ट विथ, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, के टू के वन ए अपॉन के इनवर्स। अब ये तो सारे कॉन्स्टेंट्स है ना, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए पर ये जो रिएक्शन होगी लिंडमैन मैकेनिज्म वाली, ये लिंडमैन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होगी। वहीं at low concentrations of A, this unimolecular reaction is going to be of second order, जैसे कि अभी हमने निकाला। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, मे बी हाई कंसंट्रेशन का आपसे पूछ ले नेक्स्ट एग्जाम में। और पूरी शर्मा पठानिया यानी पीएसपी जिसे हम बोलते हैं, जो पीएसपी बुक है ना उसमें एक डिटेल में गिवन है, तो अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हो देन यू कैन रीड इट फ्रॉम पीएसपी जो बुक है पूरी शर्मा पठानिया, वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बीएससी लेवल का था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। तो गाइस इसको ये क्या है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक्स के, केमिकल काइनेटिक्स का। दिस इज अ टॉप क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, और सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है। देखो रेट कांस्टेंट्स का जो रेशियो होता है, सपोज एक टेम्परेचर T पर रेट कांस्टेंट K है, और टेम्परेचर T+10 पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सपोज है KT+10, तो इन दोनों रेट कांस्टेंट्स का जो रेशियो होता है इसे बाय डेफिनेशन क्या बोला जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। कोई भी दो टेम्परेचर जिनमें 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है और उन पर जो K हैं, अगर आप उनका रेशियो लो तो उसे बोला जाता है, उस रेशियो को बोला जाता है that is called temperature coefficient. So it is प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि बहुत स्कोरिंग होते हैं। सारे क्वेश्चंस की वेटेज एक जैसी है, सब क्वेश्चंस में जो मार्क्स मतलब क्योंकि सब क्वेश्चंस की वेटेज एक जैसी है, तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि आप ऐसे 4 क्वेश्चन कर सकते हो इन द टाइम जिसमें आपका न्यूमेरिकल वाला एक क्वेश्चन निकलेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को का ध्यान रखना है, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। अपनी स्पीड को ध्यान रखेंगे हम इस एग्जाम के अंदर ताकि ऐसे क्वेश्चन ना छूट जाएं। और ये केमिकल काइनेटिक्स का क्लास 12th लेवल का जो है वो क्वेश्चन है ये। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th लेवल केमिकल काइनेटिक्स। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर KNO3 is at 100 degree Celsius is 730 torr. The activity of water in the solution at this temperature. तो देखो आपको एक्टिविटी पूछी गई है, आपको वेपर प्रेशर दिया गया है 0.1 मोलर KNO3 का 730 टॉर है। तो देखो एक्टिविटी जो होती है इट इज गिवन बाय, कैसे दी जाती है, इट इज गिवन बाय द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन,
कैसे, प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन अपॉन द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्वेंट अकेले प्रेजेंट होता तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 एटमोस्फेयर यानी 760 टॉर। तो आपको यहाँ पे एटमोस्फेयर और टॉर की कन्वर्जन पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि 1 एटमोस्फेयर किसके इक्वल होता है, 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू, सो 1 एटमोस्फेयर जो है देखेंगे, सो 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर। 1 एटमोस्फेयर जो है वो 760 टॉर के इक्वल होता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए था, ठीक है। तो 760 टॉर। अब हमें पता है द प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर के NO3 यानी सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है, 730 टॉर है। प्योर सॉल्वेंट का कितना है, तो दिस इज एक्टिविटी, राइट, दिस वुड बी 0.96। सिंपल रेशियो लेना था, दैट्स ऑल। अगर आपसे एक्टिविटी, यहाँ तो एक्टिविटी पूछी थी तो आप सिंपली रेशो ले सकते हो। अगर आपसे एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछा जाता तो एक्टिविटी कोफिशिएंट कैसे दिया जाता है, A इज इक्वल टू गामा विच इज एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू सी। इन दैट केस आप इसको किसके इक्वल रखते, गामा इनटू सी के इक्वल रखते, और यहाँ से आप गामा फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो एक्टिविटी का क्वेश्चन आया था वो तो सिंपल रेशो से हो सकता है, इसको अगर थोड़ा सा वो टफ बनाना चाहेंगे तो वो एक्टिविटी का ना पूछ के एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछ लेंगे। इन दैट केस एक्टिविटी कोफिशिएंट जो होता है, तो सो एक्टिविटी जो होती है एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू सी होती है, तो आप एक्टिविटी यहाँ पे कंसंट्रेशन रख के, फॉर एग्जांपल यहाँ 0.1 मोलर है तो यहाँ से आप गामा कैलकुलेट करके बता सकते हो, एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है उसको कैलकुलेट करके बता सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके सामने केमिकल रिएक्शन, अगेन रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, ओके। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ओके। तो आपको इतना ही बात थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स के लिए या रिएक्शन मैकेनिज्म, सॉरी DSSB के लिए केमिकल काइनेटिक्स का जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स वाला पार्ट है उसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कैसे करना है हमें इसे। आपको बोला है रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल, सबसे सेम सिंपल टाइप का क्वेश्चन तो यही होता है। देखो ऑर्डर वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हो जाता है, इसमें सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन आपको जो रेट लॉ जो आपको दिया जा सकता है वो रेट लॉ का दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको रेट लॉ निकालना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। अब रेट लॉ कैसे दिया जाता है ध्यान देंगे, जो रेट है किसी भी रिएक्शन का वो कैसे दिया जाता है, इट इज गिवन एज द रेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। अगर फास्ट और स्लो लिख के दिए हैं तो हम हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं वो रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप से डिफाइन करते हैं। स्लो स्टेप के लिए अगर मैं यहाँ पे तो यहाँ पे ना हमें वो नहीं लिख कर दिया है, दे हैव नॉट गिवन अस द रेट कांस्टेंट्स, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है फर्स्ट केस में उसका जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, बैकवर्ड का K2 है, एंड ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K3 है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का K1, बैकवर्ड का K2, और ये जो सेकंड रिएक्शन है स्लो वाली इसका रेट कांस्टेंट K3 है। तो रेट मैं कैसे लिख सकती हूँ, जो रेट है किसी भी रिएक्शन का इट इज गिवन बाय K3, ओके। सो रेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप के लिए आई कैन राइट K3 O3 इंटू O। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि O जो है नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन जो है ये एक इंटरमीडिएट है, ये फाइनल रेट लॉ में नहीं आ सकती, तो मुझे इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ O3 एंड O2 निकालनी पड़ेगी। वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, सो इन दिस केस आई कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। बेसिकली आप देख सकते हो फर्स्ट वाला रिएक्शन, फर्स्ट वाले रिएक्शन में K1 अपॉन K2 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकती हूँ। आई कैन राइट इट एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, एंड मे बी आई कैन राइट इट एज कैपिटल K, स्मॉल k से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जा सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है ना, रेज टू द पावर देयर सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो क्या मैं यहाँ से कैन आई फाइंड आउट वन थिंग, कैन आई फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ O in terms of O2 and O3, it is K into O3, कैपिटल K into O3 divided by O2, क्या कैपिटल K into O3 divided by O2, ये हमने निकाल लिया यहाँ पे O की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो O की कंसंट्रेशन आ गई, अब बस मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट करना है। आप देख सकते हो तो रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या है K3O3O है ना, जो रेट है दैट इज K3O3 एंड O, ये है रेट जो है। नाउ K3, अब O की क्या कंसंट्रेशन है KO3O2, ओके, K
क्या आएगा, KO3O2, ओके। तो इट वुड बिकम K3 और K को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो सपोज लेट अस कॉल इट K4, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्टेंट्स ही हैं। इट विल बी इक्वल टू K4O3 स्क्वायर O2 - 1। तो साइड में तो कुछ भी लिखो, अब इस K3 को मैं K कहूँ, कुछ भी कहूँ, वट एवर आई वॉन्ट टू कॉल इट, मैं कह सकती हूँ, बट बेसिकली इट इज अ रेट कॉन्स्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, O3 स्क्वायर एंड O2 की पावर -1। तो मेरा जो रेट लॉ आया वो कितना आया, O3 स्क्वायर इंटू O2 इनवर्स, ओके, O3 स्क्वायर इंटू O2 इनवर्स। तो ये मेरा रेट लॉ आ गया, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक है, बीएससी लेवल का टॉपिक है, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन यूज हुई है। सो वन थिंग दैट, एक कंक्लूजन जो आप इस सेशन से निकाल सकते हो वो ये कि रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ना जरूरी है, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। देखो 2 क्वेश्चन ही हो गए इतने थोड़ी सी देर में, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन at 40 degree Celsius is exactly twice that of 30 degree Celsius। फिर आपको एनर्जी ऑफ अप्रोक्सीमेट एक्टिवेशन बतानी है। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, राइट। और केमिकल काइनेटिक्स के कौन से वाले पार्ट से है, के और टेम्परेचर की जो वेरिएशन है वो कौन सी इक्वेशन बता दी है, आर्हीनियस इक्वेशन। सो दिस क्वेश्चन इज क्लास 12th लेवल क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। कौन से टॉपिक से है ये, आर्हीनियस इक्वेशन से। अब आर्हीनियस इक्वेशन नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, नॉर्मली आर्हीनियस इक्वेशन लिखी जाती है K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी, जहाँ पर E जो होती है वो क्या होती है, जहाँ पर E होती है एक्टिवेशन एनर्जी। इस तरह से जो है ये दी जाती है, राइट। इस तरह से आपका आर्हीनियस इक्वेशन लिखी जाती है। टी टेम्परेचर होता है, ए और ये कांस्टेंट होता है, और टी इज टेम्परेचर, के इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है कि रेट कांस्टेंट 40 डिग्री सेल्सियस पे डबल है एज दैट ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट की वेरिएशन दी जाए तो आर्हीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। एंड आर्हीनियस इक्वेशन में हम क्या निकालते हैं, सो बेसिकली आप सब ने ये इक्वेशन देखी होगी जो कि हमें रिलेशनशिप देती है रेट कांस्टेंट्स की एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। log K2/K1 is equal to EA divided by 2.303 R। log K2/K1 is equal to EA divided by 2.303 R। Just give me a second guys। EA divided by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ये इक्वेशन हम कब यूज करते हैं, जब हमें 2 टेम्परेचर्स दे रखे हो और 2 रेट कॉन्स्टेंट्स दे रखे हो। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड इक्वेशन ये होती है। अब हमें क्या गिवन है कि T1 सपोज मैं 30 डिग्री सेल्सियस को लेती हूँ और उस पर अगर जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है। T2 अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस को लेती हूँ, T2 अगर मैं जो 40 डिग्री सेल्सियस को लेती हूँ उस पर जो रेट कांस्टेंट है वो 2 टाइम्स K1 है, अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन, है ना, 2 टाइम्स K1 है ना। तो दैट मीन्स एंड ऑब्वियसली यहाँ टेम्परेचर केल्विन में लेने होते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस को मैं कन्वर्ट करूंगी, इट वुड बी 303 केल्विन एंड T2 वुड बी 313 केल्विन, राइट, ठीक है। तो T1 और T2 हमने लिख दिए। अब क्या करना है आपको, सिंपली क्या पूछा गया, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको क्या दी गई है, जो आपको किलो कैलोरी पर मोल में आंसर देना है। तो आर की वैल्यू किस में लेनी पड़ेगी, हमें कैलोरी पर मोल में लेनी पड़ेगी। अब आर की वैल्यू क्या होती है कैलोरी पर मोल में, इट इज अराउंड 2 कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो आर की जो यूनिट्स हैं अलग अलग केस में अलग अलग आपको लेनी पड़ती हैं। क्वेश्चन को देख के पता चलता है कौन सी यूनिट्स लेनी है, क्योंकि आपसे फाइनल आंसर किलो कैलोरी पर मोल में पूछा गया है। तो आर की यूनिट्स हम कैलोरी वाली लेंगे, ठीक है। अब log K2 कितना है, log K, तो K2 इज 2 टाइम्स K1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, and K1 EA divided by 2.303 into 2 calorie per mole, and it is 1 by 303 minus 1 by 300, sorry 1 by T1 होता है ना, yes, तो 1 by 313 केल्विन, ठीक है। एंड ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। 313 केल्विन, तो आपका 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होगी, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। log 2 यहाँ पर बचेगा। आप इसको सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी जो आएगी
उसको आपको 1000 से, सपोज x आ रही है, इसको सॉल्व करके 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर किलो कैलोरी पर मोल में मांगा गया है। तो जब आप उसको फाइनली 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 13.14 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, क्या करना था, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कैलोरी पर मोल में, बट आपको किलो कैलोरी पर मोल में आंसर करना है, तो फिर इसको फर्दर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका फाइनल एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्लोजेस्ट किसके आई, 13.14 आएगी। तो 13.0 क्लोजेस्ट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इस केस में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो ये रिलेशनशिप जो है आर्हीनियस इक्वेशन से निकल के आते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन पे बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉग के वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ्स, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एंड देन इंपॉर्टेंट चीज इन क्वेश्चन में ये होती है कि आर्क यूनिट्स आपको ध्यान से लेनी होती हैं। कभी कभार आपको आर्क यूनिट्स यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल में लेनी होगी, अगर आंसर किलो जूल में या जूल में पूछा गया है। यहाँ पे कैलोरी में लेनी थी क्योंकि आंसर किलो कैलोरी पर मोल में पूछा गया। तो आर्हीनियस इक्वेशन अगेन केमिकल काइनेटिक्स वाले टॉपिक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑलमोस्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ 2 कंपोनेंट सिस्टम द रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन इज। तो क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, क्वेश्चन का टॉपिक है फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फेज इक्विलिब्रियम में हम एक ये क्या है, 12th लेवल का टॉपिक है, नो बीएससी लेवल का टॉपिक है, बट आपको ज्यादा टफ लेवल पे नहीं जाना है। फेज इक्विलिब्रियम में फेज रूल और 1 कंपोनेंट सिस्टम्स करना इनफ है। क्या बोला मैंने, फेज रूल, और अगर आप 1 कंपोनेंट सिस्टम्स कर लोगे तो दैट शुड बी इनफ। ज्यादा डिटेल में, बहुत डिटेल में आपको चीजें करने की जरूरत नहीं है। फेज रूल एंड 1 कंपोनेंट सिस्टम्स आर इनफ। अब अकॉर्डिंग टू फेज रूल जो एफ होती है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज C माइनस पी प्लस 2, जहां पर C जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होता है। P जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेजेस होते हैं। P क्या होता है, नंबर ऑफ फेजेस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल फेज रूल की बात करूं, रिड्यूस्ड फेज रूल की बात नहीं, सिंपल फेज रूल की बात करूं, तो एक 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी, F विल बी इक्वल टू, F विल बी इक्वल टू 2 माइनस P प्लस 2। ठीक है, F जो होगा दैट वुड बी 4 माइनस P। ओके, F क्या होगा, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी क्या होंगी, इट वुड बी 4 माइनस P। बट आंसर आपका ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपसे फेज रूल इक्वेशन नहीं पूछी गई है, आपसे रिड्यूस्ड फेज रूल। रिड्यूस्ड फेज रूल का मतलब सिंपली क्या होता है बच्चे, कि आपको ना ये जो 2 आप पता है किस लिए ऐड करते हो, ये 2 आप प्रेशर और टेम्परेचर के लिए ऐड करते हो। ठीक है, इस इक्वेशन में। बट रिड्यूस्ड फेज रूल में हम क्या करते हैं, प्रेशर को भी कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहा, तो दैट मीन C माइनस पी प्लस 1 ना करके हम क्या करेंगे, C माइनस पी प्लस 2। तो अगर सॉरी C माइनस पी प्लस 2 ना करके हम क्या करेंगे, C माइनस पी प्लस 1। तो सिंपल फेज रूल इक्वेशन अगर होती तो ये आंसर होता, बट क्योंकि हमसे रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन पूछी गई है तो 2 माइनस पी प्लस 1 इट वुड बी 3 माइनस पी 1। पता है क्यों किया, क्योंकि रिड्यूस फेज रूल का मतलब है हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। हमने क्या किया है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। तो जो ये 2 हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया है तो वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहा, इसलिए अब हम इस 2 की जगह 1 ऐड करेंगे। और अगर 1 ऐड करेंगे तो जो मेरी रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन है दैट विल कम आउट टू बी 3 माइनस पी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो फेज रूल में आपको 1 कंपोनेंट सिस्टम्स अच्छे से पढ़ने हैं, वाटर, CO2, ये जो सिस्टम्स होते हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। और बीएससी के सिलेबस वाला आपको पढ़ना है। 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट तक करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो पूरी शर्मा पठाने से पढ़ सकते हो, अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द क्लास में बताया कि वी आर ऑल्सो हैविंग अ कोर्स, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस दैट प्रोसीड फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू 1 और मोर इंटरमीडिएट स्टेजेस। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, तो गाइस ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है कंजिक्यूटिव रिएक्शंस। ऐसे तो बेसिकली दे आर आस्किंग यू कि ऐसे रिएक्शंस जो ए से जो प्रोडक्ट है उसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज भी आती है, फिर प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, कंजिक्यूटिव रिएक्शंस बोला जाता है। कहाँ पढ़ते हैं हम इन्हें, केमिकल काइनेटिक्स का एक सब टॉपिक होता है
कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, वहाँ उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑपोजिंग रिएक्शंस कौन से होते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो ऑपोजिंग रिएक्शंस होते हैं फॉर एग्जांपल ए से बी और K1 एंड K, बेसिकली जिनमें एक इक्विलिब्रियम होता है, दोज आर ऑपोजिंग रिएक्शंस, राइट। जिन ये इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शंस का ही नाम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या है, ऑपोजिंग रिएक्शंस है। तो K1 K इनवर्स ऑपोजिंग रिएक्शंस, ठीक है। पैरेलल कौन से होते हैं, एक ही रिएक्टेंट एक समय में दो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रहा है दो अलग रिएक्शंस के अंदर, तो इनको बोला जाता है पैरेलल रिएक्शंस, ओके। इनको कहाँ पढ़ा जाता है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है, एंड दिस इज ऑपोजिंग रिएक्शंस। सो वेरी इजी, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अगेन आप ध्यान से देखो तो सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, राइट। इट इज सिंपली अ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो ऑपोजिंग रिएक्शंस, ओके, क्लियर है ये। तो दिस इज ऑपोजिंग, दिस इज पैरेलल, एंड ये जो मैंने बनाया, हम रिएक्टर से प्रोडक्ट तक जा रहे हैं वाया और थ्रू एंड इंटरमीडिएट, इसे बोला जाता है कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, ओके। एक और तरह के रिएक्शंस होते हैं चेन रिएक्शंस, जिसमें बेसिकली चेन चलती है, इनिशिएशन प्रोपिगेशन टर्मिनेशन वाली। इनके बेसिस पे कुछ फॉर्मूले वगैरह पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैरेलल रिएक्शन से आपसे पूछा जा सकता है कि K1 और K2 बी और सी का प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज का रेशियो कितना होगा, K1 और K2 की वैल्यूज देकर। ऑपोजिंग रिएक्शंस के भी इसी तरह से आपसे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव रिएक्शंस में एक तरह का क्वेश्चन बनता है कि बी की जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम कौन से टाइम पर होगी। तो इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी पूछे जा सकते हैं, जो हम जैम के लिए या बेसिकली बीएससी में जो प्रिपेयर करते हैं, दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ओके गाइज। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये तो जस्ट शुरुआत है, आगे हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो डेफिनेटली यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड जैसे कि मैंने आपको क्लास की स्टार्ट में बताया, कोर्स और टेस्ट सीरीज़ जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, और इसमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे कंसेप्ट को माइंड में रखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो तो मस्ट है। तो डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय द कोर्स एंड टेस्ट सीरीज़। कोई भी डाउट है तो जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको जल्दी ही इसके पार्ट 2 में आपको मिलूंगी, और वहाँ पर हम और क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे, जैसे कि इस सेशन में किया। थैंक यू सो मच, एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन वेरी वेरी सून।